हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के इस नीट यूजी गेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम जैसा कि हमेशा से कर रहे हैं अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। यहाँ पर हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सारा रिवीजन करने का कोशिश करते हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जिस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं कुछ उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए जाएँ, ताकि अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, आपको एक अच्छा क्वेश्चन बैंक मिल जाए और जो थोड़ी चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी तक जो डिस्कशन, हेलो राज, अभी तक तो जिस डिस्कशन कर रहा था सॉलिड स्टेट का कर रहा था। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के सारे पार्ट्स हमने देख लिए, एक दो पार्ट कर लिए और मैक्सिमम, हेलो एवरीवन, और मैक्सिमम जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस तरीके के हमने कर लिए हैं। अब बचता है हमारा पीवाई क्यू। तो अब हम लोग आज करेंगे नीट का पीवाई क्यूज, नीट के पीवाई क्यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से यार अभी तक जितना डिस्कशन कर चुका हूँ उस डिस्कशन पे आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए था। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ऑलमोस्ट उसी तरीके के हैं और मैंने एक बार पढ़ने के लिए भी कहा था आप लोगों को, तो आई होप पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने। डायमंड वगैरह का होमवर्क दिया था मैंने। ठीक है, तो जितना बोलता हूँ एटलीस्ट वो कर लिया करो आप लोग। और इसके साथ ही साथ जो लोग नए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो भी पीडीएफ होगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसको आप लोग टेलीग्राम लिंक के थ्रू जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक के थ्रू वो सब मैं देख लूंगा कौन से क्वेश्चन कराने कौन से नहीं। ठीक है ऋषिका, जब कराऊंगा तब देख लूंगा वो सब। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए बस। ओके, तो ये सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो प्लीज़ जब ये लेक्चर ख़त्म होता है तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके ज़रूर क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए। तो सॉलिड स्टेट के कंटिन्यूएशन में हम लोग आज का सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें, कि मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है एंड आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन केमिकल साइंसेज। और उसके साथ ही साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रह चुकी है CSIR नेट के एग्ज़ाम में। और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और नीट यूजी और IIT जेई के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और अभी तक काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिया हूँ, खासकर अपने सब्जेक्ट में। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से भी आप लोगों को अच्छे रिजल्ट देंगे। ओके, तो और जो लोग अभी नए आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप अनअकैडमी से जुड़ चुके हैं और अनअकैडमी इंडिया का सबसे अच्छा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है और साथ ही साथ लाइव टेस्ट और क्विजेस होती हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। लाइक कभी आपका मान लीजिए कोई लेक्चर छूट गया, सो आप डाउनलोडेड वीडियोस के थ्रू भी उस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम दामों में मिलती हैं। आप 2 साल के कोर्स का और 1 साल के कोर्स का यहाँ पर फीस देख सकते हैं। सो फीस इज़ वेरी लेस। आप जब भी लेते हैं इस कोर्स को तो प्लीज़ मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए। इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड ये वीडियो सीरीज़ भी चलती रहेगी। तो अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो इट माइट बी कि आप ये डिसकंटिन्यू हो जाए, बट प्लीज़ मैं नहीं चाहता ये इस तरीके की कोई भी सीरीज़ डिसकंटिन्यू हो। तो प्लीज़ इस कोड को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उसको शेयर कीजिए और अपने जानने वालों को बताइए। इट इज़ वैलिड फॉर ऑल कोर्सेज, तो प्लीज़ आप इसके लिए जाइए। ठीक है, हम अब बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ। ठीक है, तो आज मैं PYQs कराने वाला था तो PYQs आपके सामने ले आया हूँ। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो चैप्टर वाइज़ ये पूरा चल रहा है जल्दी-जल्दी खत्म हो। ठीक है, तो मैं PYQs केवल शायद 2019 से लेके 2005 तक के रखूँगा, क्योंकि हम और PYQs करने लगते हैं तो मैंने पाया कि बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो जाता है एंड वंस देयर इज़ रेपिटेशन इट गेट्स क्वाइट बोरिंग, है ना? सो बोरिंग हमको नहीं करना है, रेपिटेशन नहीं करना है, हमको कंसेप्ट समझना है, सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो शुरू करते हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय cation C and anion A. The anion form hexagonal close packing lattice and the cation occupies 75% of the octahedral. The formula of the compound is, so the total number of atoms, the total number of atoms in SCP, SCP में कितने होते हैं? 6 होते हैं ना? 6 कैसे होते हैं? सबको ये पता होगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये हेक्सागोनल फेसेस होते हैं और ये चीज़ें इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं।
थोड़ा गंदा बन रहा है ना, समझ लेना। ये वाला ऐसे जुड़ा होता है, तो बीच में 3 एटम होते हैं जिनका पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, और ये कॉर्नर्स पे होते हैं, यहाँ भी और यहाँ सेंटर पे होता है। तो ये वाला हाफ होता है, ये वाला 1/6 होता है, ये वाला 1/6 होता है, ये वाला फुल होता है। तो 3 तरीके के होते हैं। तो भाई नंबर ऑफ एटम्स SCP 6 हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी 6 होंगे, ठीक है। एंड 75% ऑफ 6 75% ऑफ 6 इज कितना हो जाएगा? 75% क्या है? 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज 9/2, ठीक है, 9/2 है। तो इसलिए फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल शुड बी, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? सी और लेट इज कैटायन, कैटायन सी है तो सी हो जाएगा 9/2 और ए हो जाएगा 6, सो C9 A12, ठीक है, सी ए C9 A12, C3 A4, so C3 A4 will be the formula. D option will be the correct. SCP का 6 होता है ऋषिका, SCP का 6 होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इज 6। CCP में 4 होता है, ठीक है, SCP में 6 होता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन 2019 में पूछ रखा है। ओके, HCP बोले तो 6, देखो कैसे, यहाँ पर SCP में क्या होती हैं? 2 हेक्सागोनल फेसेस होते हैं और इनके 2 सेंटर्स ऑक्युपाई होते हैं, फेस सेंटर्स। सो 2 के चलते हाफ का कंट्रीब्यूशन 1 आ गया। 6 और 6 12 कॉर्नर्स होते हैं, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 6 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2, और 3 जो है इनसाइड द यूनिट सेल होते हैं, तो 3 का कंट्रीब्यूशन फुल हो गया, तो कितना हो गया? 3। तो टोटल एटम्स कितने हो गए? 6 होते हैं इसके अंदर। ओके, SCP का 6 होता है। कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया। ओके, और जितने एटम होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं। फॉर्मूला ऑफ द निकल ऑक्साइड विथ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टल इज Ni। इस तरीके का क्वेश्चन आयरन से रिलेटेड शायद कराया था मैंने मॉडल में, ठीक है। Ni 0.98O फॉर्मूला है। द क्रिस्टल कंटेन्स Ni2+ एंड Ni3+, द फ्रैक्शन ऑफ द निकल। तो यहाँ क्या होना चाहिए भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए एक पर्टिकुलर एटम को एग्जिस्ट करने, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करने के लिए। सो लेट 100 मॉलिक्यूल्स, अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स अज्यूम कर लें, सो 98 निकल हो जाएंगे और 100 क्या हो जाएंगे? O हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे। सो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा 200 का, और निकल में मान लो X जो है Fe2+ है, तो 98 माइनस एक्स क्या हो जाएंगे? Fe3+ हो जाएंगे। सो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा? 2x प्लस 3 इंटू 98 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू 98 माइनस 3x इज इक्वल टू 200। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 300 में से 6 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 294। 294 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? x आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 94 आ जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 94 आ जाएगा। सो व्हाट विल बी इट्स परसेंटेज? परसेंटेज ऑफ Ni2+ विल बी 94/98 into 100 हो जाएगा, एंड इट विल बी कमिंग अप्रोक्सीमेटली 96%। 96% को हम क्या कर सकते हैं? 0.96 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन, 0.96 विल बी द करेक्ट वन। राज, नहीं राज, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सही बताया, CP का 12 होता है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर 96% आएगा। आयरन 2 निकल 2+ का पूछा है ना, द फ्रैक्शन ऑफ निकल 2+ इन एग्जिस्टिंग निकल एटम्स। तो भाई 98 में से तुम्हारे कितने? 94 तुम्हारे यही है, तो पर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 94/98 विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.96 ना। बढ़ते हैं आगे। Iron exhibits BCC structures at room temperature. Above 900 डिग्री सेल्सियस it transforms to FCC. So पहले BCC था और 900 डिग्री सेल्सियस जब तुमने गर्म कर दिया तो ये हो गया FCC हो गया,
ठीक है, अरेंजमेंट बदल जाएगा। द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ द आयरन एट रूम टेम्परेचर, बीसीसी में कंट्रीब्यूशन जेड आता है 2 का और एफसीसी में कंट्रीब्यूशन जेड आता है 4 का। ओके, तो कह रहा है द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ द आयरन एट रूम टेम्परेचर टू दैट 90 डिग्री सेल्सियस, एटॉमिक रेडियाई सेम मान रखा है, क्या होगा? तो यहाँ मान लो एज लेंथ A1 है, एज यहाँ A1 है और जब वो एफसीसी बना रहा है तो एज जो है हो जा रही है A2 मान लो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सब कुछ सेम है। सो रो 1 इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन ए क्यूब होगा, है ना, Z1 Z2। तो रो 2 क्या हो जाएगा, रो 2 क्या हो जाएगा, Z2 एम अपॉन Na2 क्यूब होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ डेंसिटीज VCC। ठीक है, तो अब ये देखो, तो रो 1 बाई रो 2 क्या हो जाएगा, रो 1 अपॉन रो 2 क्या हो जाएगा, रो 1 अपॉन रो 2 हो जाएगा Z1 अपॉन Z2 A2 अपॉन A1 क्यूब। तो भाई हमको रो 1 बाई रो 2 निकालना, हमको A2 बाई A1 का कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन फॉर BCC हम जानते हैं, फॉर BCC और फॉर FCC A और R में कुछ रिलेशन होता है। जैसे FCC के लिए R इज इक्वल टू होता है A बाई 2√2, तो यानी कि यहाँ जो A2 है, FCC वाला A2 है, वो 2√2R हो जाएगा। और उसी तरीके से BCC के लिए R इज इक्वल टू क्या होता है, √3A/4 होता है। तो यहाँ ये A1 है, सो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R/√3। तो रख दो वैल्यूज को, Z1/Z2 मतलब 2/4, A2 का मतलब हो गया 2√2R डिवाइडेड बाई 4R/√3, इसका पूरा क्यूब मार दो। तो जब तुम क्यूब मार दोगे इसका तो ये कितना हो जाएगा, ये R से R कट गया, ठीक है, ये √3 नहीं कटा है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 का क्यूब होता है 8, √2 का क्यूब होता है 2√2 और √3 का क्यूब होता है 3√3 होल डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब मतलब कि 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 16 से ये कट जाएगा पूरा, और ये √2 से ये √2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3√3 डिवाइडेड बाई 4√2, 3√3 डिवाइडेड बाई 4√2, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, 3√3/4√2 आएगा। ओके, सो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा ये कैसे हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 2017 नीट में पूछा गया है। कह रहा है डेंसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्टकी डिफेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, देख लेना। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट अगर तुमने पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं आयनिक क्रिस्टल्स की, वहां से कैटायन और एनायन ऐसे नंबर में गायब होते हैं कि उनका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो भी नहीं बदलता है और चार्ज न्यूट्रलिटी भी नहीं जाती, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस तो कम हो जाते हैं, तो यानी कि डेंसिटी डिक्रीज होती है शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर, यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। NaCl सॉलिड इज इंसुलेटर, कोई भी आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होता है। ठीक है, अनटिल अनलेस आप उसका सोल्यूशन नहीं बनाइए, क्योंकि आयन का मूवमेंट नहीं होगा तब तक कंडक्शन नहीं होगा। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, पढ़े ही हो, सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। सिल्वर इज अ कंडक्टर, मेटल है, सिल्वर वायर भी होती है, कंडक्टर होता है। क्वार्ट्ज इज अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, क्वार्ट्ज का भी यूज होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स में, यानी कि ये भी सही है। Frenkel defect is favored in those ionic compounds in which size of cation and anion are almost equal. No, Frenkel defect is favored when size difference is significant. तो यानी कि this statement is wrong. And FeO 0.98 has non-stoichiometric metal deficiency defect. So यहाँ non-stoichiometric metal deficiency नहीं है, metal excess defect है। यहाँ क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ये भी गलत है। So इसके दो आंसर करेक्ट हैं, सी और डी, सी और डी करेक्ट हैं। ठीक है, वैसे ये अगर हम Fe 0, अगर ये यहाँ क्वेश्चन पे होता है Fe 0.98 ओ होता, तब ये स्टेटमेंट सही माना जाता। तो एज पर द गिवन स्टेटमेंट सी और डी दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, सी और डी दोनों करेक्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर और द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैल्शियम आयन एंड फ्लोराइड आयन आर। तो ये मैंने देखो कल या परसों की क्लास में पूरा बता दिया था। CaF2 का स्ट्रक्चर, यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस्ड।
पूरा डिटेल में समझाया था कि कैसे यूनिट सेल पे क्या होता है, कौन किसको सराउंड किए होता है, कौन नहीं सराउंड किए होता है। तो ये बहुत अच्छे से डिस्कशन की थी मैंने। और क्या बताया था कि कैल्शियम यहाँ एफसीसी बनाता है, कैल्शियम एफसीसी बनाता है, और जो फ्लोराइड आयन होते हैं वो जो है टेट्राहेड्रल बॉन्ड में होते हैं। तो इससे ज्यादा अभी मैं नहीं बता रहा, जिसको देखना है आप पिछले लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आया था, कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 8 आया था, और फ्लोराइड का कितना आया था, 4 आया था। सो 8 एंड 4, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग नए आए हुए हैं प्लीज, अगर नहीं समझ आ रहा है आपको तो मेरा पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए, वहां मैंने 10 मिनट के आसपास ये चीज समझाई है। दोबारा नहीं समझाना को चाहूंगा, ठीक है। तो प्लीज देख लीजिएगा जिसको नहीं समझ आएगा। लिथियम हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 530 kg पर मीटर क्यूब। ध्यान रखना है यहाँ यूनिट्स का ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखना थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो रो इज इक्वल टू दिया हुआ है 530 kg पर मीटर क्यूब, समझे बच्चों। एंड इट्स एटॉमिक मास इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 6.94, है ना। तो कैलकुलेट द एज लेंथ ए बताना है कितना होगा, और वो भी आपको पिकोमीटर में बताना है। सो अब एफ सी बीसीसी है, बीसीसी का मतलब हुआ कि जेड इसका 2 हो जाएगा। अपने पास अब सारे डेटा मौजूद हैं, बस आपको एक काम करना है कि आपको ये चीज देखो ग्राम पर मोल में दी हुई है, तो किलोग्राम को पहले तो ग्राम में बदलो, ठीक है, तभी आप बूढ़ा भाग कर पाओगे। सारी चीजों का यूनिट सेम होना चाहिए ना। ओके, तो सारी चीजों का यूनिट अगर सेम होना चाहिए तो 1 kg बराबर 10⁻³ ग्राम्स, डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब को यार तुम बदल लो किसमें, पिकोमीटर में बदल लो, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर पिकोमीटर में लाना है, ठीक है। तो पिकोमीटर में ही बदल लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। 1 मीटर में 10⁻⁻12 क्या होते हैं, 10⁻12 क्या होते हैं, पिकोमीटर होते हैं, है ना। एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻12 पिकोमीटर हो जाएगा। सो द डेंसिटी जो आ रही है तुम्हारी, वो आ रही है 530 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻36 ग्राम पर पिकोमीटर क्यूब। तो इसको और थोड़ा सस्ता कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 530 इंटू 10⁻⁻33 ग्राम पर पिकोमीटर क्यूब। काम आसान हो गया, काम आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि रो इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन ए क्यूब। अब हमको कुछ करना ही नहीं है, अब हमको कुछ नहीं करना है यूनिट का, अब हमको टेंशन नहीं रखना, क्योंकि यूनिट हमने ऑलरेडी सब अप्रोप्रिएट कर ली है। तो जेड का मतलब 2 हो गया, मोलर मास का मतलब 6.94 हो गया, एन का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 हो गया, और रो हम ले ही चुके हैं क्या, 530 इंटू 10⁻⁻33। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उससे पहले ये पावर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पावर्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6.94 होल डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 5.3 कर रहा हूं मैं, तो यहां से 10⁻² यहां ले गया, 10⁻⁻31 हो गया। 10⁻31 में से 10⁻23 ले जाओगे तो 10⁻8 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आ रही हैं, इतनी चीजें आ रही हैं। सो ए क्यूब वी आर गेटिंग, लेट अस कैलकुलेट क्या आता है, क्या आता है। इसको कैलकुलेट करने पे जरा देख लेते हैं। 2 इंटू 6.94, 2 इंटू 6.94 डिवाइडेड बाई 6.02 डिवाइडेड बाई 5.3, ये आ रहा है 0.435 इंटू 10⁸, समझे। 10⁸ आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 435, 1 2 3 4 5, ठीक है, यही होगा ना। अब इसका हम लोग क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। तो क्यूब रूट कितना आएगा, लेट अस सी क्यूब रूट कितना आएगा, 435, 5 बार 0, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4⁻, so it is coming approximately 300 and something, ठीक है, approximately 300 समथिंग आ रहा है, 334 और के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको नियरेस्ट वैल्यू मान के चलेंगे तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप लोग और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है, दिस विल बी द आंसर।
प्रदीप कुमार घोष। हाँ, मैंने सोल्यूशन की क्लास ली थी, बट नोबडी वाज केयरिंग। वहाँ तो यार मतलब अजीब से बच्चे आते हैं। नोबडी वाज आस्किंग एनीथिंग, नोबडी वाज टेकिंग केयर ऑफ द क्लास। तुम लोग तो बहुत सही हो यार, तुम लोग तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछते हो, इंटरेक्ट करते हो। दैट क्लास वाज वर्थलेस। नो पीपल देयर वाज रियली इंटरेस्टेड इन स्टडीज। ठीक है, तो प्लीज आप लोग आ जाया करो क्लास में यार। आप थे क्लास में, मुझे पता ही नहीं चला, वहां पता नहीं क्या क्या हो रहा था। आई कांट बिलीव कि बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या करने आते हैं। तो आज मैं वो कल तो जो वैसे भी क्लास थी, यार प्रदीप, वो क्या चैनल था, लेस क्रैक नीट यूजी करके चैनल था। कल का तो वैसे लेक्चर काफी हल्का था, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह की बात हो रही थी। कंसंट्रेशन टर्म्स वैसे भी 12th क्लास के बच्चे को आता ही है। ठीक है, आज मैं बात करूंगा ओनली एंड ओनली ऑन सॉलिबिलिटी। आज 1 घंटा मैं खाली सॉलिबिलिटी पे बात करूंगा भैया। ठीक है, सो प्रदीप, दैट वाज लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल, है ना। तो प्लीज आप लोग आ जाया करो, एटलीस्ट पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, वरना फिर मुझे क्या है, दैट इज नॉट माई लॉस। ठीक है, दैट्स नॉट माई लॉस यार। ठीक है, मुझे क्या है, मुझे तो जितनी देर पढ़ाऊंगा उसके मुझे तो पैसे मिलने हैं, मेरा काम है वो पढ़ाना। बट आपके लिए वो चीज है ना यार, आप कितना वहां से ग्रैब्स कर पाते हो। अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, भाई पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, तो मैं तो यार एक चैप्टर को एक दिन में भी खत्म कर सकता हूँ। वाई आई एम टेकिंग द पेन। मैं तुम लोगों को यहाँ पर देखो, शुरू में मैंने क्लास ली थी, 2 ही 3 क्लास कराता था केवल। लेकिन अभी मैं ज्यादा कराता हूँ। क्यों कराता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुछ मेहनत करेंगे, तो इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस ले आता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम पढ़ने वाले नहीं हो, सो मेरे पास हर तरीके का सामान मौजूद है यार, है ना। मैं एक दिन में खत्म कर सकता हूँ तुम्हारा सोल्यूशंस पूरा। मुझे टाइम नहीं लगेगा, चैप्टर का नाम लेना है, डेफिनेशन बतानी, निकल जाना है। ठीक है, सो प्रदीप, यू कैन फाइंड दैट यार, टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े हुए तो मैं वहां शेयर कर दूंगा डिटेल्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कम यार, आई वांट टू टीच एंड आई एम नॉट फाइंडिंग समवन हु इज रियली इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा ना, कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, लोगों के लिए कन्वीनियंट कर रहे हैं, चीजों को बताना चाह रहे हैं, और लोग जानना ही नहीं चाह रहे हैं, तो क्या फायदा फिर, है ना। सो इफ यू वांट टू मेक थिंग्स ग्रेट, तो बी जैसे क्लास में रहते हो यार। क्लास में क्या तुम टीचर के सामने बातचीत करते हो? कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कोई टीचर कुछ बताना चाह रहा है, सो उसके सामने बातचीत करना शुरू कर देते हो। कर भी नहीं सकते, वो तुमको क्लास से निकाल देगा। तो प्लीज, अगर आप वैसा ही रिजल्ट चाह रहे हो जैसा क्लासरूम से आता है, सो वैसा ही रिजल्ट तुम्हें तब मिलेगा जब तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी वैसा ही बिहेव करोगे जैसा तुम क्लासरूम में बिहेव करते हो। ठीक है। यार फिंगर टिप्स वगैरह दीप देखो बाद में बात होती है, पहले समझ लो ना एक बार। सो एवरीथिंग विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है, तो प्लीज डोंट टू क्रैम, है ना। आई वॉन्ट टू मेक अंडरस्टैंड एवरीथिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो टाइम नहीं वेस्ट करें ना। द आयनिक रेडियाई ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस आयंस आर, ये आयनिक रेडियाई दे दिया है, द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो सिंपली लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल। अब देखो, आपको कैटायन का दिया हुआ है, तो आर प्लस बाई आर माइनस क्या आ जाएगा, आर प्लस बाई आई माइनस आ जाएगा तुम्हारा 0.98। कैटायन का साइज यही दिया हुआ है ना, 0.98 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई ये दिया हुआ है 1.81 इंटू 10⁻⁻10। सो मुझे जो लग रहा है ये 0.55 के आसपास आएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख ही लेता हूँ, ठीक है, हवा में क्यों उड़ना। 0.98 डिवाइडेड बाई 1.81, इट इज, हाँ एग्जैक्टली 0.541 आ रहा है। अब 0.541 को अगर देखें तो इट बिलोंग्स टू 0.4142 0.732 वैल्यू। लिमिटिंग रेडियस रेशियो इसका इसके बीच आ रहा है, इसके बीच आ रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। अब तक यार 3 सीरीज मैं करा चुका हूं, अब तक जो लोग नहीं भी पढ़े रहे होगे वो लोग लिमिटिंग रेडियस रेशियो तो देख लिए होगे ना यार। ठीक है। क्या दीप प्लीज से सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो विच बुक आई विल वेई फॉर प्रैक्टिस। तो दीप किस क्लास में हो यार तुम? अभी नया शुरू कर रहे हो क्या? यू आर स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज में हो? तो यार फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ, देखो मैंने जिस किताब से अपनी पढ़ाई की थी,
केमिस्ट्री में ज्यादा किताबों के लिए मत जाओ कभी भी। 50 किताब खरीदोगे 50 तरीके के चीजें आएंगी। कोई एक किताब खरीदो, उसको बढ़िया से वो कर डालो, ठीक है। 11th में होती तो यू शुड, मैं जो रिकमेंड करता हूँ एनसीईआरटी तो पढ़ो ही, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए गो फॉर आरसी मुखर्जी, बहुत अंडररेटेड बुक है, हम लोग के टाइम पे यही चलती थी। इसी से सारी बुक्स आई हैं समझ लो, ठीक है। दिस इज द मतलब ओल्डेस्ट बुक, इसमें सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, जो तुम चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। और फॉर क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन गो फॉर एम एस चौहान, यू कैन गो फॉर हिमांशु पांडे, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए स्टिक टू एनसीईआरटी, दैट इज एनफ। फॉर इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी इज एनफ, ठीक है। बट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री यू नीड टू बाई सम बुक, है ना। वो आरसी मुखर्जी बेटर है मेरे ख्याल से, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, दीप मुखर्जी, दीप दीप प्रैक्टिस के लिए लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है ना, वो मतलब उतना अच्छे लेवल का नहीं है। सो फॉर प्रैक्टिस यू शुड रिफर समथिंग ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आरसी मुखर्जी या फिर पी बहादुर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एन अवस्थी, आरसी मुखर्जी, वैसे मैंने आरसी मुखर्जी की थी, मैं आरसी मुखर्जी प्रेफर करता हूँ बच्चों को, ठीक है। अगर आरसी मुखर्जी मिल जा रही है, छोटी सी किताब है, उसमें पूरी तुम्हारी 2 साल की फिजिकल केमिस्ट्री निकल जाएगी। हाँ, फॉर प्रैक्टिस यार। ऑर्गेनिक के लिए जीआरबी ले लो, चाहे एमएस चौहान ले लो, जीआरबी वही हिमांशु पांडे वाली, ठीक है, वो बेटर रहती है, ठीक है। किताबों का, और ये जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक के लिए, तो ये काफी है यार, ठीक है। अगर तुम अभी 11th में हो यार, मैं एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स मैंने रिफर नहीं की, सही बताऊं तो फिर वो सारी किताबें यहीं से जनरेट होती हैं यार, ये सबका बाप है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो प्लीज, और फिजिकल केमिस्ट्री में जितना करा दे रहा हूँ वो क्वेश्चन एनफ है, अगर तुम 11th क्लास में, तुम्हारे लिए तो बहुत है यार, है ना। हाँ, एनवस्थी भी अच्छी है, एनवस्थी इज ऑल्सो गुड, एनवस्थी में तो काफी कुछ दिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस यूनिट्स, आप देखो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, 68% अगर पैकिंग एफिशिएंसी है, तो वैकेंट परसेंटेज क्या हो जाएगा यार, है 32%, दैट्स ऑल। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। राज, मैंने यार फिंगर ट्रिप्स देखी नहीं है ना, तो मैं बता नहीं सकता, मैं ऐसे किसी को बुरा कैसे कह दूं जब मैं उसको जानता ही नहीं हूं ना। तो मैंने देखा नहीं है, वैसे नाम से लग रहा है कि उतना अच्छा तो नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। आई कांट से एनीथिंग हियर। तो प्लीज स्टैंडर्ड आप कभी भी जो फॉलो करो ना रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज फॉलो करो, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉलो करो, ठीक है। तो मैंने बोल दिया, तुम लोग को पहले ही बोल दिया कि इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी इज मच मच देन मोर देन एनफ, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बट उतना काफी है एनसीईआरटी में जितना भी दे रखा है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तुम जेई का पेपर उठा के देख लो, चाहे नीट का पेपर उठा के देख लो, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो सीधे एकदम उठाते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। फिजिकल लॉजिकल में थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो घुमाने के लिए तो भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से, है ना। अबे यार, तुम लोग भी क्या बवाल कर रहे हो, तुम लोग ये जो बता रहा हूँ ये तो फॉलो करो पहले, जो करा रहा हूँ इतना कर लो, वही बहुत है। मेरा चैनल जो है उस पे जाओ, खूब सारा तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा, टेंशन ना लो, है ना। चैप्टर वाइज सारा कुछ मैंने दे रखा है। एनसीईआरटी भागवत गीता है, बिल्कुल। भागवत गीता नहीं कहो उसको, भागवत गीता तो बहुत मोटी है, ठीक है। गागर में सागर है ना, थोड़ी सी जगह में बहुत कुछ है। अब देखो, जैसे आज मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशंस में, तुम एनसीईआरटी खोलना, सॉल्यूशंस में कितना लिखा हुआ है, एक पेज से ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको 1 घंटा में सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से कैसे कंपेयर करना है, ये सारा कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यू कैन सी कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन कितने कम में दे दी है, समझ आ रही बात। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। A given metal crystallizes out with a cubic structure having age length इतना, if there are 4 metals in one unit cell, what is the radius of one atom, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम एज लेंथ निकाल लेते हैं। तो मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक, जिसका एज लेंथ कितना है, एज लेंथ दिया हुआ है 361 पिकोमीटर, ठीक है। और जेड दिया हुआ है कितना, जेड दिया हुआ है 4, है ना। देयर आर 4 मेटल एटम्स, इट मींस द गिवन सेल इज, the given unit cell is FCC। 4 कहां होता है FCC, तो इनडायरेक्टली थ्रू द इंफॉर्मेशन ऑफ मेटल एटम्स इन वन यूनिट सेल, ये आपको बताना चाह रहा है कि जो दी हुई यूनिट सेल है वो क्या है, FCC है। एंड फॉर FCC R इज इक्वल टू A बाई 2√2। तो लो भैया, आ गया आंसर 361 डिवाइडेड बाई 2√2। ये करके बताओ कितना होगा, वैल्यू कितनी आएगी,
361 divided by 2 divided by 1.414. So it is coming approximately 127.65 पिकोमीटर। तो अपना सबसे पास का आंसर कौन सा दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन दिख रहा। बात हो गई खत्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सी आ गया यार। हाँ, तो if A is the edge length of one side of cube, the distance between the body centered atoms and one corner atoms in the cube will be body center and corner, body center and corner, body center to corner। इसका मतलब हो गया बॉडी डायगोनल बाई 2। बॉडी डायगोनल बाई 2। अब बॉडी डायगोनल कितना होता है भैया? √3a/2 मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट √3a/2 है ना। बॉडी सेंटर एटम और ये सब पूछ रहा है, तो यार √3a/2 आंसर दिख रहा है, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। हो गया काम। क्या करवाया ऋषिका, क्या करवाया मैंने? वन कॉर्नर एटम। देखो देखो देखो, गलत बता दिए। √3a/2 होगा। ठीक है, √3a/4 नहीं होगा। ठीक है, ए जो है क्या है तुम्हारा? एक साइड है ना, तो बॉडी डायगोनल कितना होगा? बॉडी डायगोनल तो √3 हो गया ना। तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एटम एंड वन कॉर्नर एटम, तो हाफ ऑफ द बॉडी सेंटर वो होगा √3a/2 होगा। भाई क्लियर हो? √3a/2 होगा ना। चलो आगे चलते हैं। भैया सब लोग को समझ आ रहा है ना यार? किसी कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना है? हैं? चलो देखते हैं। अ मेटल हैज अ एफसीसी लेट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज इतना, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज इतना, मोलर मास ऑफ द मेटल इज। भाई यार अब इतना तो मत कराओ मेहनत तुम लोग मुझसे। रो इज इक्वल टू कितनी बार बता दिया? जेड अपॉन एन ए क्यूब होता है ना। रो इज इक्वल टू जेड अपॉन एन ए क्यूब होता है, तो डेंसिटी दे रखा है कितना? 2.72 है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और जेड दे रखा है, एफसीसी का मतलब 4 होता है। एम निकालना है तुमको, एम निकालना है, और फिर इसके बाद एन ए तुमको पता ही है 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाता है। और ए जो दे रखा है बस यहीं पर ध्यान देना था, ए इज इक्वल टू 404 पिकोमीटर दिया हुआ है, तो 404 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा, और 404 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो प्लीज पुट दिस वैल्यू ना, 404 इंटू 10⁻⁻10 पावर 3। ये यूज कर लो यार, एम तो कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इसको कर लोगे, खुद से कर लोगे यार, है ना। डू बाई योरसेल्फ। इतना कैलकुलेशन ना करो मुझसे यार, है ना। पिकोमीटर को बस सेंटीमीटर में बदल देना, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि रो तुम्हारा जो है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज। देखो कल मैंने पूछा था, कल मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को कि भाई एक इंफॉर्मेशन मैंने दी थी कि डायमंड एफसीसी होता है, लेकिन इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे कम होती है। ठीक है, हाँ वो भी पूछा था, अभी उस पर भी बात करता हूं मैं। पहले डायमंड वाला बताओ मुझे। डायमंड मैंने कल होमवर्क दिया था तुम लोग को कि डायमंड एफसीसी है। एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी होता है 74%, लेकिन डायमंड इज एफसीसी बट लीस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर 32% या 34% आती है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। वाई? बताइए भैया, पढ़ के आए हो? सी होगा आंसर, यही पढ़े हो, सी होगा आंसर। हाँ, तो देखो डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? डायमंड इज एफसीसी। तो डायमंड का एक बार स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, जरा अच्छे से देख लो। ठीक है, और दिमाग में बैठा लेना। डायमंड, डायमंड पढ़ा रहा हूं मैं ये अब। ठीक है, डायमंड में कार्बन एटम्स फॉर्म एफसीसी। ठीक है, एफसीसी मतलब कि कॉर्नर पे और सेंटर पे है, एंड कार्बन एटम्स ऑक्युपाई
ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझे? जरा एक बार मैं बना के दिखा भी देता हूँ तुम लोगों को कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या हुआ। यहाँ थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, टेढ़ा बन गया। देखो ये अपना क्यूब है, वही चीज जो मैं कल बनाया था। पहले तो ये तो बनाना पड़ता है ना उसको अच्छे से समझाने के लिए। अरे यार जल्दी जल्दी बोलो यार। अब मैंने बताया था ना कि कभी कोई चीज अगर एफसीसी बनाती है, बात सुनो तुम लोग, अगर कोई चीज एफसीसी बनाती है सो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड भी होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन कहाँ होती है? एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन कहाँ होती है कि अगर हम अपने क्यूब को, बड़े वाले क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड कर दें तो स्मॉलर क्यूब्स का जो सेंटर होता है ना, स्मॉलर क्यूब्स का जो सेंटर, वो टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन होती है। ये बात मेरी एक याद रखना। क्या बात याद रखोगे? कि पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होती है? Position of tetrahedral void is the center of smaller cubes. Center of smaller cubes which are formed by क्या चीज, क्या करने से वो बने हुए हैं? अगर हम अपने बड़े क्यूब को, तो अपने कार्बन एटम को मैं दिखाता हूं रेड कलर से। कार्बन एटम को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ठीक है। तो कार्बन एटम ने एफसीसी बनाया, तो कार्बन एटम कहां है? कार्बन एटम देखो यहां है, ठीक है। कॉर्नर्स पे होगा, बता रहे हैं देख लो, ठीक है। ये वाला एफसीसी थोड़ा सा अलग है, यहां पर 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान रखना। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ डायमंड इज 4। अरे भाई तुम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो पढ़े होगे ना, नेटवर्क सॉलिड होता है। अब वो सॉलिड में कैसे होता है, मतलब यूनिट सेल में कैसे होता है, वो मैं दिखा रहा हूं बस। तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल अपना एफसीसी अरेंजमेंट था ना, उससे थोड़ा सा अलग है डायमंड। देखो ये तो कार्बन एटम ने बना लिया एफसीसी। अब यहां पर क्या है कि ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब ये आगे वाला जो क्यूब दिख रहा है, इस आगे वाले क्यूब के सेंटर पे तो होगा ही होगा। और आगे वाले सेंटर के क्यूब पे किसको किसको टच कर रहा होगा? इस कॉर्नर को, इस फेस को, इस फेस को और इस फेस को, ठीक है। अब इस वाले क्यूब में नहीं होगा, अल्टरनेट यानी कि एक यहां पर होगा, पीछे वाले इसके अपोजिट वाले क्यूब पे। वो किसको किसको टच करेगा? इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और इसको टच करेगा। अब इसके नीचे नहीं होगा, इसके पीछे वाले क्यूब में होगा। तो इसके पीछे वाले क्यूब में होगा तो किसको किसको टच करेगा? ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, ठीक है। इसको टच किया, इसको टच किया और इसको भी टच करेगा और ये वाले फेस सेंटर को टच करेगा। अब यहां है तो एक आगे होगा, ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और इसको टच करेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्या चीज? आपके टेट्राहेड, ये कार्बन एटम का ये वो है, क्या बोलते हैं, यूनिट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब बताओ कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा यार? 4 एफसीसी बनाने से आ रहा है और 4 अल्टरनेटेटर, सो 8 कार्बन एटम्स आर देयर, देयर आर 8 कार्बन एटम्स इन वन यूनिट सेल, 8 कार्बन एटम्स इन वन यूनिट सेल, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। सो 8 इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
ठीक है। और यहां देखो ये भी चेंज हो जाता है, जैसे एफसीसी में हम क्या पढ़ते हैं, आर इज इक्वल टू ए बाई 2√2 होता है ना, बट हियर दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब यहां देखो क्या होगा, यहां अगर हम देखें तो ये जो दो एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये लाइन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब ये जो 2r है इन दिस केस 2r इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल, तो √3a/4 हो जाएगा, यानी कि इन केस ऑफ डायमंड r इज इक्वल टू √3a/8 होता है, ये भी याद रखना। सो जब r ये हो जाता है तो दैट इज वाई पैकिंग इफिशियंसी इज अप्रोक्सीमेटली 34% आएगी, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 8 इंटू 4/3πr³ डिवाइडेड बाई a³ करके देख लीजिएगा, है ना, समझ रहे हो। सो ये पैकिंग इफिशियंसी भी कर लेना, ठीक है, मैं बहुत अच्छी चीज बता दिया हूं यहाँ पर, पैकिंग इफिशियंसी भी करके चले आना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि हाउ दिस इज 34%, तो कभी भूलोगे नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि यार 8 एटम है तब तो पैकिंग इफिशियंसी और बढ़ जानी चाहिए, एक्चुअली 8 आ जाने की वजह से थोड़ा बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो यूनिट सेल का साइज भी बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे पैकिंग इफिशियंसी घट जाती है, आप उसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। सो इन कार्बन एटम, इन डायमंड, carbon atoms are forming FCC and carbon atoms are occupying alternate tetrahedral voids. That is why the contribution is going to be 8, and if the contribution is going to be 8, the relation of R and A is changing. In this case, being FCC, the R is not equal to a/2√2, it is √3a/8, and that is why the packing efficiency is coming out to be approximately 34%. Okay, बढ़ते हैं आगे। A metal crystallizes with a face center cubic light is the edge length, इतना the diameter of the metal atom is, so you have to calculate 2r, ठीक है, 2r कैलकुलेट करना है। FCC है, FCC, ठीक है, FCC है ना, तो FCC का A दे रखा है कितना, 408 पिकोमीटर, सो R इज इक्वल टू क्या होता है, a/2√2, तो 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√2, तो निकाल लो ना यार, a/2√2, 408 डिवाइडेड बाई 1.414 कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है 288 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 288 के आसपास आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर एटम, सीसीपी माने एफसीसी, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बराबर एटम्स, सो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Structure of a mixed oxide is cubic close packing FCC. The cubic unit cell mixed oxide is composed of oxide ions. 1/4 of the tetrahedral words are occupied by divalent metal, and the tetrahedral words are occupied by the monovalent metal. The formula of the oxide is forming CCP, number of O हो जाएगा 4, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे यहाँ पर 8, ठीक है, तो 1/4 ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, और 2 कौन है, डाइवेलेंट ए, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, एंड ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कि 4b हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, A2B4O4, ठीक है, तो AB2O2 will be the formula, fourth option will be correct, fourth option will be correct. A solid compound XY has NaCl structure. If the radius of the cation is 100 picometer, the radius of the anion will be. So in NaCl, the coordination number is 6. For coordination number 6, the limiting रेडियस रेशियो इज इक्वल टू कितना होता है, 0.414 होता है ना, 0.414, या इसी को हम √2-1 लिख सकते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, बी स्मार्ट इन कैलकुलेशन, ठीक है। सो r प्लस बाई r माइनस इज इक्वल टू √2-1, है ना, और r प्लस दिया हुआ है 100, तो r माइनस इज इक्वल टू √2-1, तो r माइनस इज इक्वल टू 100 बाई √2-1, 100 √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2-1, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 2.414, so 241. So first option this will be correct, ठीक है,
इस तरीके से होगा। सबको समझ आया? हाँ या ना भाई? आया समझ में? बोलो, चलते हैं आगे। सबको पिछला सवाल समझ आ गया? यस और नो बोल दो भाई। हैं? यस और नो बोलो भैया। सीसीपी कौन सा क्वेश्चन, कौन सा, कौन से वाले में आंसर गलत है बताओ? बोलो ना कौन से वाले में गलत है। राज किसमें गलत है बताओ ना। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, रुको। तुम क्वेश्चन एक बार ध्यान से तो पढ़ो। वन फोर्थ ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्युपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल ए। ठीक है, सो वन फोर्थ ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू क्या चीज? 2 होगा, है ना। एंड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्युपाइड बाय, ऑक्टाहेड्रल के बारे में ये नहीं बोला है कि 1/4 है या क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला वाला देखो ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो पूरा का पूरा ऑक्युपाइड होगा, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो अगर पूरा का पूरा ऑक्युपाई होगा तो यार ये होना चाहिए ना कि उसका तो कंट्रीब्यूशन 4 आना चाहिए। ठीक है, मुझे तो यही समझ आया कि ऑक्टाहेड्रल को 1/4 नहीं कह रहा है ये। ठीक है, 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्युपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल एटम एंड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्युपाइड बाय, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल को नहीं ना बोला ये कि 1/4। समझ आया? मुझे तो यही समझ आया कि ऑक्टाहेड्रल को तो ये 1/4 नहीं बोल रहा है, ऑक्टाहेड्रल को तो पूरा बोल रहा है। हाँ हाँ वही बोल रहा हूं मैं। क्लियर? एक ही लाइन है तो उसके बारे में उससे पहले बोलना चाहिए था ना इसको, 1/1/4 ऑफ द, हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो 4/4 B1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा तो B2। नहीं यार, उस तरीके का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हो? उस तरीके का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, B/4 करना ही नहीं है। अगर तुम्हारे हिसाब से हम चले तो ऑप्शन ही नहीं है वैसा कुछ, कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, समझे? कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। तुम देखो ना, अगर तुम 1/4 लेके चल रहे हो, A1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, O4 है, तो AB2O4 कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। एक बार ऑप्शन भी तो चेक कर लो यार, हैं? कैसी बातें करते हो? AB crystallizes in a body-centered cubic lattice with edge length इतना, the distance between two oppositely charged ion in the lattice is, so body-centered ionic crystals, 2r plus r minus is equal to √3 है। तो भैया r प्लस r माइनस यही तो नियरेस्ट डिस्टेंस होगी, तो √3a/2 आ जाएगा। √3a/2 का मतलब हो गया a कितना, 387, तो इसको कैलकुलेट कर लो। √3a/2 387 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.732, 335। सो द आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ओके, समझ आया ना? बीसीसी नॉर्मल होता है, बीसीसी अगर नॉर्मल होता है तो क्या होता है वहां पर, अगर नॉर्मल बीसीसी होता है, ठीक है, समझ आई बात? चलते हैं आगे। Among the following which one has the highest cation to anion size, जहां पर कैटायन बड़ा हो और एनायन, कैटायन बड़ा हो और एनायन छोटा हो। सो आपको देखिए ये CSI में एनायन बड़ा है तो ये तो सबसे कम होगा,
LIF है कैटायन छोटा है, NAF है कैटायन थोड़ा सा बड़ा हुआ, CSF है सबसे बड़ा है। सो ये सबसे ज्यादा होगा कि R+/R- है। जितना बड़ा कैटायन होगा या जितना छोटा एनायन होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू आएगी कैटायन टू एनायन साइज रेशियो। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर्ड इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज द एटॉमिक रेडियस। अब तो BCC है, BCC में R इज इक्वल टू क्या होता है, √3a/4 होता है। ठीक है, so यू कैन यूज, है ना, यू कैन यूज इट वेरी इजिली। एटॉमिक रेडियस √3a/4 कैलकुलेट करना है, तो √3 इंटू 351 डिवाइडेड बाई 4, है ना, तो 152 के अराउंड आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, 152 के अराउंड आ जाएगा। ओके, सबको समझ आ गया? बढ़ते हैं आगे। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल पर एटम्स, देख लेते हैं यार, एक बार और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। कैसे आएगा भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तुम्हारे बी है ना पूरे के पूरे, बी है पूरे के पूरे, तो 4 बी होंगे ना और 2 ए होंगे, 2 ए होंगे क्योंकि डाईवैलेंट मेटल ए जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तुम्हारा ये 4 बी है और 4 तुम्हारे ये हैं, है ना। तो इस हिसाब से मुझे तो लग रहा है सही है यार। और देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रह रही है, तो A2B4O4 लिखोगे, सो सिंप्लीफाई करोगे AB2O2 ही तो आएगा, AB2O2 ही तो आएगा। और तुम्हारे हिसाब से अगर वन आंसर होगा, राज लिसन टू मी, अगर तुम्हारे हिसाब से वन आंसर होगा, सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस है क्या, जरा देखो। 2 2 जा 4 और ये 2+1 3, ऐसा कोई कंपाउंड बन सकता है क्या जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हो? पास्ट ईयर बुक सर्च करोगे या तुम कंसेप्ट पे जाओगे? इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, सही तो है सब? ये PMT 2012, यार यही तो बोल रहा हूं मैं। द नंबर ऑफ ऑक्टा पर एटम, ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये तो टोटल होता है, ठीक है, पर एटम 1 हो जाएगा, सही सही, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पर एटम, पर 4 एटम 4 है, पर 4 एटम 4 है ना, तो पर एटम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ठीक है, ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ भाई, देख लिया मैंने, देख लिया, मैंने टोटल वर्ड्स बता दिए, हाँ हाँ कोई नहीं। चलो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है ना, चलो आगे चलते हैं। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन अ, अरे अब सही है ना? कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस विद अ यूनिट सेल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ, अब भाई ये तो कर लेना चाहिए यार, है ना, कॉपर एटम पिकोमीटर में बताना है। क्या है वहाँ पे, FCC है यार, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2√2 लगा दो ना, 2√2 लगा दो तो 361 180 डिवाइडेड बाई समथिंग, ये तो आ जाएगा 108 के आसपास आंसर आएगा ये। ठीक है, देख लेंगे, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 360 मतलब ऑलमोस्ट 180 हो गया, 180 डिवाइडेड 90, सो 90 का हाफ होता है कितना, 45 135 128 के आसपास आंसर आएगा, 128 के आसपास। ओके, बढ़ते हैं आगे। A stands for the edge length of a simple cubic body center, cubic center sphere in the ratio. So simple cubic, for simple cubic R is equal to A/2, for FCC, दूसरा FCC बोला है ना,
सिंपल क्यू, अच्छा बॉडी सेंटर बोला है, तो फॉर BCC R इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू, आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई फोर, ठीक है। और फॉर FCC है ना, हाँ, फॉर FCC R इज इक्वल टू ए बाई टू रूट टू, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बाई टू इज टू रूट थ्री ए बाई फोर इज टू ए बाई टू, ठीक है। सो दिस शुड बी द आंसर, ये होना चाहिए आंसर, हाँ ये होना चाहिए आंसर, और कुछ तो नहीं हो सकता, और कुछ नहीं हो सकता, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ओके, बढ़ते हैं आगे। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC, ये तो अभी अभी कराया था यार, 68% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, तो 32% क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, फ्री स्पेस हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, with which one of the following elements silicon should be doped, so p type, so silicon doped with trivalent p type देगा, और सिलिकॉन डोप्ड विथ पेंटावेलेंट एन टाइप देता है, ठीक है। तो हम लोग को किससे, ट्राईवेलेंट से, इसको ट्राईवेलेंट क्या है, बोरॉन है, सो बोरॉन से अगर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो द नंबर ऑफ ब्रेवाइस लैटिस, मैंने बोला था कल तुम लोगों को क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेवाइस लैटिस पढ़ने को, ठीक है। बी कैटेगराइज 14 होते हैं, सही है। और क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स प्रिमिटिव सेल में 0.52 ही होता है, ठीक है। 52% आती है पैकिंग एफिशिएंसी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वोलेटाइल, बिल्कुल वोलेटाइल इसलिए होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होता है वो वीक होता है, तो जब वो वीक होगा सो इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इनटू गैसेस, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 4, अभी हमने क्या पढ़ा कि इट्स 8, डायमंड के यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं, 8 प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। सो 4 दिया हुआ, ये क्या हो गया, गलत हो गया, सो दिस वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमको वही करेक्ट मार के चले जाना है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, सबको समझ आ गया, बढ़ते हैं आगे। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूब, तो इन सिंपल क्यूब यूनिट सेल atoms are at corners only, and they touch adjacent corner atoms, एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स को टच करते हैं, तो भैया इसमें क्या होता है, R इज इक्वल टू ए बाई टू आता है, कंट्रीब्यूशन 1 आ जाता है, सो पैकिंग इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब का बोले तो ए क्यूब बाई 8 है ना, और फिर ये तुम्हारा ए क्यूब है ही, तो काट दो, तो ये हो गया तुम्हारा पाई/6, सो पाई/6 सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ NaCl इज डोप्ड विथ 10 टू द पावर -4 मोल परसेंटेज ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, सो ठीक है। तो अब NaCl में देखो, NaCl में होता क्या है, NaCl में ऐसे होगा ना, प्लस माइनस, मोनोवैलेंट है, प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। सो देखो, कोई भी जो आयनिक क्रिस्टल बनता है उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अब मान लो मैं एक क्या कर रहा हूं, 2+ ला रहा हूं, सो 2+ अगर मैं लाऊंगा, सो 2+ लाने से मेरी वैकेंसी कहां कहां क्रिएट होगी, एक ये भी जाएगा और एक ये भी जाएगा, तभी ना 2+ एडजस्ट हो पाएगा। सो व्हेन अ डाइवेलेंट impurity is added in NaCl,
one vacancy is generated. ठीक है, इसलिए मोल्स ऑफ वैकेंसी क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4%, यानी कि 10 टू द पावर -6 मोल। तो 10 टू द पावर -6 मोल का मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर इतना मोल परसेंटेज है ना, 10 टू द पावर -4, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 10 टू द पावर -6 इंटू if NaCl is doped with 10 to the power -4 mole percentage SrCl2, the concentration 10 to the power -6 ही जनरेट होगा। तो मोल का मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल होगा। तो ये कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 17 वैकेंसीज। ओके, सो ये आंसर हमको कहाँ मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल राज, ठीक है, समझ आया ना कि कैसे हुआ कि यार 10 टू द पावर में, अब यही ना अगर एल्युमिनियम क्लोराइड डाल देते तो वो ट्राईवैलेंट होता, ट्राईवैलेंट जाता तो पर उससे 2 वैकेंसी जनरेट होती। तो आपको जब ये वैकेंसी वाले इंप्योरिटी वाले क्वेश्चन देखने होते हैं तो प्लीज देखा कीजिए कि जो वैकेंसी डाला जा रहा है ना इंप्योरिटी, उसमें क्या वैलेंसी है इसकी। अब मान लो अगर सोडियम क्लोराइड में कोई मोनोवैलेंट इंप्योरिटी डाली जाती तो कोई वैकेंसी नहीं जनरेट होती। बात आई ना समझ में, क्योंकि जितना एन जाता उतना वैकेंसी आके अपना कंपनसेट कर देती। लेकिन अब ये 2+ है तो 2+ जाएगा तो भैया 2 पॉजिटिव हटाना पड़ेगा ना, और 2 पॉजिटिव अगर हटाओगे तो एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। ओके, क्या है CSBr crystallizes in a body centered cubic lattice, the unit cell and it's given that atomic mass of CS is itna and bromine is the density. So for CSBr number of formula units in one unit cell is 1। इसमें 1 होता है क्यों, क्योंकि सीजियम तुम्हारा देखो बॉडी सेंटर पे होता है, बाकी कॉर्नर्स पे होते हैं। सो 1 सीजियम आयन एंड 1 ब्रोमाइड आयन, तो इसका वो Z तो 1 आ गया, Z इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। और यूनिट सेल एज लेंथ दी हुई है, ए दिया हुआ है कितना 436.6 पिकोमीटर दिया हुआ है, यानी कि इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए तुरंत सेंटीमीटर में, 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, है ना भाई। गिवन दैट द एटॉमिक मास मोलर मास, तो CSBr का कितना हो जाएगा 133 + 80 यानी कि 213 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 213 ग्राम पर मोल आ जाएगा ना, क्यों भाई। और अवोगाड्रो नंबर पता ही है तुमको, तो रो पूछ रहा है तो रो के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, रो का सिंपल सिंपल फॉर्मूला होता है ना, रो इज इक्वल टू ZM/Na³ हो गया काम। बस यहाँ जेड जिसने ध्यान दिया होगा कि 1 होगा वो कर ले जाएगा। सो 1 इंटू 213 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू A³ यानी कि 436.6 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यू कैन कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आंसर क्या आता है। ओके, हाँ जो भी आंसर आ रहा हो ठीक है, आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। द अपीयरेंस ऑफ द कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड्स, तो कलर के लिए मैंने क्या बोला था, कलर ड्यू टू एफ सेंटर्स, एफ सेंटर्स के चलते आता है, ठीक है। एफ सेंटर्स को क्या बोलते हैं, इट्स नॉट फेस सेंटर, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं फाफ सेंटर, और फाफ का मतलब क्या होता है कलर सेंटर्स, ठीक है। और कलर क्या क्यों आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के चलते आता है। तो कोई डिफेक्ट, जो डिफेक्ट है जो कलर जिसके चलते आता है वो एफ सेंटर है, ठीक है। सो फैब सेंटर नहीं फाफ सेंटर बोलते हैं, FARBE होता है, ठीक है। In a face-centered cubic lattice, a unit cell is shared equally by how many unit cells? So देखो एक छोटा सा बात बना लेते हैं हम लोग, छोटी सी चीज देख लेते हैं कितने यूनिट सेल्स के बीच शेयर्ड है। बहुत छोटी सी चीज है ना, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो यहाँ विजुलाइज करा दे रहा हूँ मैं, ये बहुत इजी चीज है। देखो अपना ये यूनिट सेल है, दिस इज आवर यूनिट सेल, है ना। और किसके किसके साथ शेयर्ड है जरा देख लो,
1 2 3 4 5 6 6 यूनिट सेल्स के साथ ये शेयर्ड होता है। ठीक है, जो ये फेसेस जितने शेयर्ड होंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका 6 होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 6 यूनिट सेल के बीच शेयर्ड होता है। ठीक है, क्लियर हो सब लोग यहाँ तक? तो ये ठीक है, यहाँ तक हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, डी ऑप्शन 6 के भी शेयर्ड होगा। राज फेवेंजर सेंटर जर्मन वर्ड, यार तुम बोल रहे थे, एक बार मैं देख के मैं क्लियर करके कल बता दूंगा। ठीक है, मुझे तो फाफ सेंटर ही पता था, फाफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, आई विल चेक वंस अगेन, देन आई विल टेल यू, है ना, कि क्या होता है एग्जैक्टली। गलत चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट का पीवाईक्यूज हो गया। आई होप सबको समझ आया होगा। सो आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब कल का मैं टाइम टेबल, आज का टाइम टेबल बता देता हूँ। टुडे एट 7 PM आई विल डिस्कस सॉल्युबिलिटी। आज मैं सॉल्युबिलिटी डिस्कस करूंगा। ठीक है, देख लूंगा यार मैं, राज अभी, या तो रुक जाओ थोड़ी देर, 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्लियर करके बताता हूँ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिस्कस करूंगा और हेनरीज लॉ डिस्कस करूंगा, हेनरीज लॉ डिस्कस करूंगा। ठीक है, और कल मैं 3 बजे तुम्हारे इसके PYQs डिस्कस करूंगा सॉलिड स्टेट के। ठीक है, सो प्लीज 7 बजे वाली क्लास में रहना यार, क्योंकि 7 बजे वाली क्लास यस्टरडे इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करके आया था कि यार पढ़ने वाले बच्चे होंगे, थोड़ा मजा आएगा इंटरेक्ट करने में, बट दैट वाज क्वाइट डिस्करेजिंग। ठीक है, अच्छा नहीं लगा, सही बताऊं, मुझे यहाँ तुम लोगों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, बिकॉज यू गाइज इंटरेक्ट, तुम लोग फैक्ट्स पे बात करते हो, पढ़ते हो। But that was quite disappointing for me. I was expecting कि students will be interacting with me, ना मेरे साथ interact करेंगे, पूछेंगे चीज़ें, लेकिन कोई पूछा उछा नहीं कुछ मुझे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट यहाँ जितने लोग आते हो प्लीज़ क्लास में आ जाया करो, कि अच्छा लगेगा मुझे पढ़ाने में। ठीक है, एक टीचर को पढ़ाने में तभी अच्छा लगता है जब पढ़ने वाला बच्चा हो, है ना। और वैसी क्लासेस होंगी तो प्लीज़, आई कांट सर्वाइव इन दैट टाइप ऑफ एटमोसफियर। ठीक है, मेरी क्लास में बच्चे बात नहीं करते थे, वो पढ़ते थे, तो प्लीज़ आप लोग रहिएगा एटलीस्ट। ठीक है, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मोनी, आई वॉज नॉट गेटिंग एनी डाउट। जब तक मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं फिर यहाँ मोबाइल पे देख रहा हूँ, तब तक तुम्हारे डाउट्स तो गायब हो जा रहे थे। तो ऐसा तो है नहीं मुझे पता चलेगा कि किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मैं बताऊंगा नहीं। जब मैं क्वेस्ट चैनल पे इतना सारा कुछ बता सकता हूँ, क्वेस्ट इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर डाउट, ये क्वेश्चन सॉल्विंग। यहाँ मेरा काम यही है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ और चला जाऊँ। जब मैं यहाँ इतना सारा कुछ बता देता हूँ तो वहां तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा यार। मुझे तो मजा आता है, बच्चे पूछते हैं कुछ तो। ठीक है, मुझे ही जानने को मिलता है कभी कभी। यू आर नेवर कंप्लीट, है ना। तुम अगर साइंस के स्टूडेंट हो, सो यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ टीचर। सो आई एम टीचिंग यू केमिस्ट्री, बट आई एम स्टिल लर्निंग केमिस्ट्री, एंड आई विल बी लर्निंग केमिस्ट्री थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, तो कुछ जानने को ही मिलता है अगर बच्चे अच्छे होते हैं तो। ठीक है, सो प्लीज आप लोग वहां रहिए और थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए सब लोग। हाँ यार, अब क्या ही बोले, है ना। क्लास में क्या ही बोले। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं बोल सकते ना, हम खाली डाउट पे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग आइएगा। ठीक है, और प्लीज इंटरेक्ट करिएगा, डाउट्स आप लोग इतनी डाउट्स पूछिए ना वहां पर कि वो सारी चीजें, वो जैसे आप लोगों के डाउट उनकी बातों में दब जा रहे हैं ना, तो आप लोग इतने डाउट्स पूछिए, आप लोग इतने इंटरेक्टिव रहिए कि उनके चैट्स आपके डाउट्स में दब जाए। ठीक है। अब क्योंकि वहां मैं चैटिंग तो नहीं कर सकता ना। तो आप लोग को मैं ये टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग इतने इंटरेक्टिव बनो वहां पर कि वो उनके चैटिंग दब जाए, है ना। ठीक है भाई, सो 7 बजे मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ सॉलिबिलिटी वाले में आओगे, थोड़ा सा थर्मोडाइनमिक्स लगा के पढ़ा उड़ा जाएगा, 2-4 क्वेश्चन किए जाएंगे, ग्राफ किए जाएंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ पढ़ाना, तो प्लीज पढ़ने आओ, है ना। और प्लीज ये कोड वगैरह शेयर करो ताकि ये लेक्चर्स चलते रहें, है ना। और जाओ अभी टेलीग्राम पे ये जो भी कराया हूँ उसको डाउनलोड करके कर लो। और फिर कल मिलते हैं, कल क्वेस्ट वाले चैनल पे 3 बजे मिलते हैं। 7 बजे हम लोग ये सॉलिबिलिटी और हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और किसी इधर उधर की चीज़ में मत इंडल्ज होइएगा। ओके भाई, ठीक है, मिलते हैं 7 बजे।